श्री राधारमण विजयते, दिस इज सीए निगरा डिंगर, सीए फाइनल ईयर टीएनसी इंटरमीडिएट ईयर 7। तो आज की वीडियो में हम लोग जॉब वर्क चैप्टर का रिविजन भी करने वाले हैं, प्लस क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। बहुत छोटा सा आसान चैप्टर है, तो इसको हम करते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। दोनों आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक की भी और नोट्स की भी। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखो, हम समझते हैं कि जॉब वर्क एग्जैक्टली होता क्या है। तो एक ही पर्सन है, इसको क्या करना है, बेसिकली क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ही वॉन्ट्स टू डू क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग, पर ये सोच रहा है अकेले इतना झमेला कौन पालेगा। तो इसने क्या किया, कॉटन परचेज करी रॉ, इससे ये क्लोथ बनाना चाह रहा है। पर ये चाहता है कि कोई और पर्सन इसका थोड़ा काम हल्का कर दे। तो ये एक और पर्सन को ढूंढता है। ये पर्सन ए पर्सन बी को कहता है कि देखो, मुझे क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो ये जो कॉटन है ना, ये मैं आपको अपनी दे देता हूँ। आप क्या करना, इस कॉटन को मुझे फैब्रिक में बदल कर दे दो। इस कॉटन को फैब्रिक में प्रोसेस करके मुझे दे दो। ये पर्सन, इसके पास आराम से फैब्रिक को में कन्वर्ट करने वाली मशीन रखी हुई है, तो बोलता है ठीक है, मैं करके दे देता हूँ, मेरा तो काम ही ये है। तो ये रॉ कॉटन बिलोंग किससे कर रही है, ए से। क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग कौन करना चाह रहा है, अल्टीमेटली ए करना चाह रहा है। पर ये अपना कुछ काम इस क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग तक, लास्ट स्टेज तक पहुंचने तक का जो पूरा काम है, उसमें से एक पार्ट ही किसको दे रहा है, किसी और पर्सन को दे रहा है। अपना काम किसी और से करवा रहा है। तो बेसिकली ये जो बी पर्सन ए के लिए काम कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, जॉब वर्क। इसी को हम क्या कहते हैं, जॉब वर्क। ये काम किसी का था, कर कोई और रहा है। तो अगर कोई एक पर्सन अपना काम किसी दूसरे से करवाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्निकल टर्म में जॉब वर्क। तो यहाँ पर जो ए है, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। इसका लॉ में नाम रखा गया है प्रिंसिपल। और इस पर्सन को हम क्या कहेंगे, जॉब वर्कर, जो जॉब वर्क करने वाला है। अब ये जब फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद बी क्या करेगा, ये गुड्स वापस किसको भेज देगा, ए को भेज देगा। अब ए फर्दर काम कौन करेगा, ए करेगा। गुड्स की सपोज डाइंग करनी है, इनसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, शर्ट्स बनानी है या सूट्स बनाने, व्हाटएवर, तो ये कौन करेगा, अब ए करेगा। तो काम था एक शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग, पर उसके शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले इस कॉटन को हमें कन्वर्ट करना था। इस कॉटन को सबसे पहले थ्रेड में कन्वर्जन होगा, ठीक है, और फिर उसका कन्वर्जन होगा फैब्रिक में, और फिर उससे बनेगी पर्टिकुलर शर्ट। तो इसने इतना काम किसको दे दिया, बी को अपना सौंप दिया, और ये लास्ट वाला प्रोसेस है कौन करने वाला है, ए। तो ये जो प्रोसेस इसने बी से करवाया खुद का, इसको ही हम क्या कहते हैं, टेक्निकल टर्म में जॉब वर्क। आई होप दिस इज क्लियर। और ऐसा बहुत सेक्टर्स में किया जाता है, चाहे वो ज्वेलरी सेक्टर हो, कि जो नॉर्मल लेबर्स होते हैं उनको काम इस तरीके से भी कई बार हैंड ओवर कर दिया जाता है, किसी और से अपना काम करवा लिया जाता है, उसको जॉब वर्क कहते हैं। तो ये प्रोसेस जॉब वर्क है। ये पर्सन क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये जॉब वर्कर हो गया। प्लस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी काफी बार ऐसा होता है कि सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, इसने डिफरेंट जो सपोज कार बनानी है इसको एक, और इसने जितने भी पार्ट्स लगने वाले हैं कार में, वो सारे सपोज प्रोक्योर कर लिए। और अब ये क्या करेगा, किसी और को इसका असेंबली का वर्क क्या कर देगा, हैंड ओवर कर देगा कि असेंबली का वर्क आप हमें करके दे दो। फिर कंपोनेंट्स इसको हैंड ओवर कर देगा, ये असेंबली करके इन कंपोनेंट्स की कार बनाकर, इन कंपोनेंट्स को कार में कन्वर्ट करके ये इसको वापस दे देगा। अब इस प्रोसेस में एक और चीज ध्यान देने लायक है कि सपोज जैसे कार के कंपोनेंट्स की असेंबली कर रहा है, तो एक तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसकी, असेंबल करने की सर्विसेज। प्लस असेंबल करने के साथ साथ इन कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए कुछ मटेरियल लगेगा, है ना, इनको ज्वाइन करने के लिए कुछ मटेरियल लगेंगे छोटे मोटे। सो
ये कुछ मटेरियल ये खुद के भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो ये असेंबली की सर्विसेज है, प्लस इस सर्विस को परफॉर्म करने के लिए कुछ गुड्स की भी नीड पड़ेगी। तो इस केस में आप इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माने कि सप्लाई ऑफ सर्विस माने, ये क्वेश्चन आता है। तो शेड्यूल 2 में हमने देखा था, याद करो, कि जब भी जॉब वर्क होता है, जब भी जॉब वर्क होता है उसको हम क्या मानते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये असेंबली की सर्विस क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है। मेन काम क्या करना था, असेंबली करके देना था, और उस असेंबली को परफॉर्म करने के लिए कुछ साथ में और चीजें यूज करनी पड़ गई हमें, कुछ और गुड्स, कुछ और मटेरियल्स खुद से यूज करने पड़ गए जॉब वर्कर को। तो ये साथ में क्या है, एंसिलरी सप्लाई है, ये साथ में कॉन्जॉइन करके उसको बेसिकली प्रोवाइड करी जा रही है। बट मेन सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, असेंबली करके देना। तो इस केस में हम इसको क्या मानते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ध्यान रखना, जॉब वर्क इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। कुछ गुड्स ये खुद के भी यूज कर सकता है। मेन कंपोनेंट्स कौन प्रोवाइड करेगा, प्रिंसिपल प्रोवाइड करेगा। पर इन मेन कंपोनेंट्स के साथ में जो जॉब वर्क सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसके लिए जॉब वर्कर खुद के कुछ अपने पास से कुछ मटेरियल यूज कर सकता है उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। आई होप आई एम क्लियर। अब देखो, हम फाइनली एक बार समझते हैं कि क्या दे रखा है। देखो, सबसे पहले जॉब वर्क क्या है, ट्रीटमेंट प्रोसेस अंडरटेकन बाय पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। किसी और रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स पे क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट या प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। जैसे कॉटन को फैब्रिक में कन्वर्ट करना, कंपोनेंट्स को कार में कन्वर्ट करना। तो ये ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रहा है किसी और के गुड्स, किसी और के गुड्स पर। वो कॉटन किसकी थी, एक ही थी। वो कंपोनेंट्स किसके थे, किसी और पर्सन के थे। तो किसी और पर्सन की कंपोनेंट्स पर जब भी कोई वर्क परफॉर्म किया जाता है, कोई प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉब वर्क। जैसे पेंटिंग, पैकिंग, फिटिंग, कुछ भी हो सकता है। और ये जो काम करता है उसको हम जॉब वर्कर कहते हैं, और जिसके लिए काम किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। अब जॉब वर्कर को क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपल्सरीली। तो इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो जॉब वर्कर है उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको रजिस्ट्रेशन तभी लेना है जब उसका थ्रेशोल्ड एक्सीड होगा। थ्रेशोल्ड अभी आप समझ लो 10, 20, 40 का कुछ थ्रेशोल्ड होता है, वो हम रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में अच्छे से देखने वाले हैं। बट अभी आप ध्यान रख लो कि कोई लिमिट है, अगर उस लिमिट से उसका टर्नओवर एक्सीड होता है तभी उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। मैंडेटरली रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। ये यहाँ पे जॉब वर्क का प्रोसेस है, ये आपको पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक बार गो थ्रू करवा दूंगी। देखो, पहला क्या दे रखा है, आप देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, सिंपली कि ये प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास गुड्स है, ठीक है। अब जो ये प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास गुड्स जा रहे हैं, गुड्स कहाँ जा रहे हैं, प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास। अब अगर आपको पता हो तो हम आईटीसी चैप्टर में जाके देखेंगे कि हम कोई भी गुड्स के ऊपर आईटीसी तभी अवेल कर सकते हैं जब वो गुड्स हमें रिसीव हो जाए। क्या हो जाए, रिसीव हो जाए। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या जो ये प्रिंसिपल इन गुड्स को कहाँ भेज रहा है, जॉब वर्कर के पास, इसका वो आईटीसी अवेल कर सकता है या नहीं, आईटीसी अवेल हो पाएगा या नहीं। तो गुड्स किसके हैं, प्रिंसिपल के ही है। ये सिर्फ क्या कर रहा है, कुछ टाइम के लिए इन गुड्स को किसको दे रहा है, जॉब वर्कर को दे रहा है। जॉब वर्कर को इसने क्या करी, सेल नहीं करी है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए गुड्स हैंड ओवर करे ताकि वो पर्टिकुलर प्रोसेस उन गुड्स पर हो जाए। तो गुड्स किसके हैं, प्रिंसिपल के ही है, सो वो आईटीसी अवेल कर सकता है। पर अगर मान लो यहाँ तो गुड्स प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजे हैं, अगर ऐसा होता कि ये सप्लायर है, ये प्रिंसिपल है और ये जॉब वर्कर है। प्रिंसिपल ने सप्लायर को कहा कि ये जो कॉटन है ना, ये आप क्या करो, डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज दो। क्या करो, डायरेक्टली जॉब वर्कर को आप डायरेक्टली भेज दो। क्यों, क्योंकि पहले गुड्स मेरे यहाँ आएंगे, फिर ये यहाँ से आ जाएंगे, इतना लफड़ा कौन पालेगा, सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो। अब क्या इस केस में आईटीसी मिलेगा, क्यों, क्योंकि गुड्स तो प्रिंसिपल को रिसीव हुए ही नहीं एक बार भी। यहाँ तो पहले एक बार गुड्स प्रिंसिपल के पास है, उसके बाद जॉब वर्कर के पास है। पर अगर डायरेक्टली यहाँ से
सप्लायर से, प्रिंसिपल के सप्लायर से ही जॉब वर्कर के पास गुड्स चले गए, तो उस केस में क्या आईटीसी मिलेगा? तो इस केस में गवर्नमेंट ने कहा कि चिंता मत करो, इस केस में भी हम आईटीसी दे देंगे आपको, हम मान लेंगे कि ये गुड्स डीम्ड रिसीव्ड है प्रिंसिपल को। अदरवाइज तो प्रिंसिपल को आईटीसी का ही लॉस हो जाता, और हमेशा ये लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है अगर उसको आईटीसी अवेल करना था तो, कि पहले खुद के पास गुड्स मंगवाया, फिर उसके बाद उसको जॉब वर्कर को सप्लाई करें, भेजें। तो आईटीसी का ये मसला है। अच्छा, अब जो प्रिंसिपल जॉब वर्कर को सप्लाई कर रहा है, गुड्स पहुंचा रहा है, अपने गुड्स उसको दे रहा है, क्या इस केस में हम जीएसटी लगाएंगे इस ट्रांजैक्शन पर? क्योंकि ट्रांसफर तो हो रहा है, और हमने देखा था सप्लाई में ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है, तो अगर सप्लाई हो गया तो फिर जीएसटी लग जाता है। तो क्या इस ट्रांसफर पर जीएसटी लगेगा? तो गवर्नमेंट सेज डोंट वरी, हम इस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल अपने ही गुड्स सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या प्रोसेस करवाने के लिए किसी और को हैंडओवर कर रहे हैं। वो गुड्स किसके है? प्रिंसिपल की। यहाँ कोई सेल हो ही नहीं रही, तो हम इसके ऊपर जीएसटी नहीं लेंगे आपसे। जब ये प्रिंसिपल फाइनली वो क्लॉथ बनाकर या वो शर्ट बनाकर या वो कार बनाकर जब फाइनल सेल करेगा, तब हम आपसे जीएसटी लेंगे। इस इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन पर जो प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर जा रहा है और फिर जॉब वर्कर से गुड्स बनकर जो प्रिंसिपल के पास आ रहे हैं, उसके ऊपर हम कोई जीएसटी नहीं लेंगे। पर उसके लिए भी कुछ टाइम लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है, वो हम अभी देखने वाले हैं। देखो पहला पॉइंट क्या दे रखा है इन्होंने, प्रिंसिपल कैन टेक आईटीसी ऑन गुड्स इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स। इनपुट्स पे भी और कैपिटल गुड्स पे, दोनों पे ले सकते हैं। सेंड फॉर जॉब वर्क इवन इफ सेड गुड्स आर सेंड डायरेक्टली बाय जॉब वर्कर विदाउट बीइंग फर्स्ट ब्रॉट टू प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो सेकंड केस में बिना प्रिंसिपल के प्लेस पे आए हुए भले ही गुड्स जॉब वर्कर के पास चले गए तो भी हमें आईटीसी मिल जाएगा। ऑन फेलिंग टू कंप्लाई विद प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइंस, goods will be deemed to have been supplied on the day they were sent। अब ये टाइमलाइंस बेसिकली देखो होती क्या है। गवर्नमेंट ने कहा कि कहीं हमने ये बोला कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे, तो कहीं हमारे ये कहने से ऐसा तो नहीं होगा कि लोग टैक्स एवेशन करने लग जाए और हम तो फिर ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा हम रिस्क नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम करते हैं ऐसा कि इनपुट्स के केस में जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, नॉर्मल किसी भी गुड्स को अगर आप जॉब वर्कर के पास भेजते हो तो हम आपको 1 साल का टाइम लिमिट दे रहे हैं। 1 साल के लिए आप उसको भेज दो और इस 1 साल के अंदर वापस उससे गुड्स वापस ले आओ। तो हमने सपोज कॉटन को फैब्रिक बनाने के लिए उसके पास भेजा, तो वो कंसिडर करे कि 1 साल से ज़्यादा देखो जॉब वर्कर के काम में लगेगा नहीं। आप नॉर्मल अपने बिजनेस को ट्रांजेक्शन कर रहे हो, नॉर्मली गुड्स के केस में, इनपुट्स के केस में 1 साल का हम आपको टाइम लिमिट दे रहे हैं, आप जॉब वर्कर से 1 साल में अपना जो काम करवाना है करवा लो। ठीक है, सो उन्होंने इनपुट्स के केस में एक टाइम लिमिट दे दी 1 ईयर की। इस 1 ईयर को आप प्रॉपर ऑफिसर से 1 साल के लिए और बढ़वा सकते हो। और अगर आप मान लो कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के पास भेज रहे हो, अगर आप कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के पास भेज रहे हो तो उन्होंने टाइम लिमिट दे दी 3 साल की और इसको आप 2 साल के लिए बढ़वा सकते हो। सो बेसिकली कैपिटल गुड्स में थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकता है, तो उन्होंने थोड़ा यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दिया कि चलो इसके केस में आप 3 साल ले लो और इसको 2 साल से चाहो तो और बढ़वा सकते हो आप ऑफिसर की हेल्प से। तो ये इन्होंने टाइम लिमिट दे दी ताकि टैक्स एवेजन गलती से भी ना हो जाए। तो अगर मान लो एक प्रिंसिपल है, एक जॉब वर्कर है, इसने इसको गुड्स भेजे, सपोज गुड्स भेज दिए 15 जनवरी को। ठीक है, सो गवर्नमेंट सेज ये जो गुड्स सप्लाई किए, ये जो इनपुट्स आपने सप्लाई किए, ये आपके पास नेक्स्ट साल के 15 जनवरी 26 तक वापस आ जाने चाहिए, बैक आ जाने चाहिए। और नहीं आए तो दे से कि आपको हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई फिर मान लेंगे। इस ट्रांजैक्शन को हम क्या मान लेंगे, जो इनिशियल ट्रांजैक्शन था, ये जो फर्स्ट आपने जो ये ट्रांसफर किया था, इसको हम क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे।
और सप्लाई पता है मानेगी भी कब, जब आपने एक्चुअल ये जो इनिशियली ट्रांसफर किया था, मतलब 15 जनवरी से ही इस ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई मान लेंगे, जिसका इम्प्लीकेशन ये है कि 15 जनवरी से ही आपके ऊपर लायबिलिटी थी कि आप इसके ऊपर जीएसटी पे करो, और क्योंकि आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया तो लाओ भाई हमें इंटरेस्ट भी दे दो। तो इस 25 जनवरी से लेकर जब तक भी आप इस जीएसटी को पे नहीं कर देते सरकार को, तब तक का वो आपके ऊपर इंटरेस्ट और अलग से चार्ज करेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो यही केस होता कि ये पी है, ये एस है और ये जॉब वर्कर है, इस केस में गुड्स अगर सपोज डायरेक्टली यहां से ट्रांसफर होते, गुड्स अगर यहां से ट्रांसफर होते, तो उस केस में हमें 1 साल, ये 3 साल वाली लिमिट लेनी कहाँ से है? तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई नहीं कर रहा, तो हम क्या मानेंगे, जिस दिन गुड्स रिसीव हुए किसको, जॉब वर्कर को, हम वहां से 1 साल या 3 साल वाली लिमिट को काउंट करने वाले हैं। तो अगर प्रिंसिपल ने सप्लाई किए जॉब वर्कर को, तो जिस दिन प्रिंसिपल ने सप्लाई किए उस डेट को हम कंसिडर करेंगे, और अगर सप्लायर से डायरेक्ट सप्लाई हुई है जॉब वर्कर को, तो जब जॉब वर्कर को गुड्स मिलेंगे वहां से हम 1 साल या 3 साल की लिमिट, टाइम लिमिट को काउंट करने वाले हैं। तो देखो ये टाइम लिमिट में ये दे रखा है, इनपुट 1+1 और 3 years 2 years कैपिटल गुड्स के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग द सेम फॉर जॉब वर्क और डायरेक्टली सेंड टू जॉब वर्कर्स प्लेस, सप्लायर ने डायरेक्टली सेंड किया है, तो उस केस में जब गुड्स जॉब वर्कर को मिलेगी वहां से हम ये 1 साल और 3 साल की लिमिट काउंट करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने एक एक्सेप्शन दिया कि ये जो टाइमलाइंस है ये किस पे अप्लाई नहीं होगी, नॉट अप्लाई टू मोल्ड्स एंड डाइस, जिग्स एंड फिक्सचर्स और टूल्स सेंट आउट फॉर जॉब वर्क। तो बेसिकली कहना ऐसा चाह रहे हैं कि सपोज मुझे एक बॉटल बनवानी थी, इसका मैंने मोल्ड अपने जॉब वर्कर को भेज दिया ये बॉटल बनवानी है मुझे, और इसका जो ये मोल्ड आएगा, जिस शेप में ये बॉटल बननी चाहिए, उसका एक मोल्ड जो होता है, मोल्ड बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर चीज को शेप प्रोवाइड करने के लिए होता है। सो इस बॉटल का मोल्ड मैंने अपने किसको भेज दिया, जॉब वर्कर को भेज दिया। तो दिस से कि जो लिमिट है ना, ये मोल्ड्स और फिक्सचर्स, जिग्स, डाइस, इस टाइप की चीज़ों पे, टूल्स वगैरह पे नहीं लगेंगी। जैसे मैंने अपनी कार की असेंबली करवानी थी, उसके लिए मैंने जो टूल्स यूजफुल थे वो मैंने बेसिकली किसको भेज दिया, अपने जॉब वर्कर को। तो उन्होंने कहा कि भाई ये काम जॉब वर्क के लिए, प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके केस में उन्होंने कहा कि आपको ये वापस नहीं करना पड़ेगा, ये 1 साल और 3 साल वाली जो भी लिमिट्स है ये आपके ऊपर बेसिकली एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जॉब वर्कर काम फिर करेगा किससे, मोल तो उसको देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वो बॉटल कैसे बनाएगा मेरी। तो इसके केस में उन्होंने बेसिकली एक्सेप्शन दे दिया कि जॉब वर्कर के पास ये चीज़ें रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स इवेजन का स्कोप नहीं है, ये तो नेसेसरी चीज़ है उस पर्टिकुलर गुड्स को बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो उसके केस में उन्होंने बेसिकली दे दिया एक्सेप्शन। और अगर टाइम लिमिट अगर हमने फॉलो नहीं किया तो क्या लगेगा, टैक्स और इंटरेस्ट, क्योंकि हम इसको क्या मान लेंगे, डीम्ड सप्लाई। अब क्योंकि क्या हो गया, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन को इनकेस अगर हमने डीम्ड सप्लाई मान लिया, ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन को सप्लाई मान लिया, तो जब ये गुड्स वापस, फर्स्ट ट्रांजैक्शन तो सप्लाई हो गया, जब ये गुड्स वापस आएंगे फिर इनको दोबारा से एक और बार सप्लाई मानना पड़ेगा। तो अगर आप टाइमलाइन में ले आते हो तो दोनों ही ट्रांजैक्शन, देने का और लेने का, इज नॉट सप्लाई। पर अगर आप टाइमलाइन का फॉलो नहीं करते हो तो देने वाला ट्रांजैक्शन भी सप्लाई और वापस लेने वाला ट्रांजैक्शन भी सप्लाई हो जाएगा, तो दोनों ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लग जाएगा। पर जीएसटी तभी लगेगा जब ये जॉब वर्कर क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, नहीं तो ये जीएसटी देगा कहाँ से। तो नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि सब्सिक्वेंट रिटर्न ऑफ गुड्स बाय जॉब वर्कर will be treated as a separate supply and job worker would be liable to pay GST अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है जीएसटी में। सो ये टाइमलाइंस हो गई। अब नेक्स्ट केस आता है कि सप्लाई फ्रॉम जॉब वर्कर्स पीओबी आफ्टर रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट। अब मान लो ये गुड्स को इसने बना दिया, जो भी प्रोसेस करना था वो उसने परफॉर्म कर लिया,
तो उसके बाद देखो क्या ऑप्शंस हैं कि या तो प्रिंसिपल उसे कह दे, क्या कि प्रिंसिपल उसे कह दे कि इन गुड्स को आप कस्टमर को डायरेक्टली सप्लाई कर दो। एक केस हो सकता है कि ये बोले कि एक एक्टिविटी आपने परफॉर्म करी, मुझे एक और जॉब वर्कर से कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है, तो दूसरे जॉब वर्कर के पास भेजने के लिए उसको डायरेक्शंस दे सकता है और खुद के पास तो कह ही सकता है। तो ये 3 केस बन सकते हैं जब जॉब वर्कर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर देता है पूरी, तो उसके बाद वो 3 जगह गुड्स भेज सकता है एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल। तो अनदर जॉब वर्कर को या प्रिंसिपल की प्लेस को या फिर किसी अल्टीमेट कस्टमर को। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि अगर अल्टीमेट कस्टमर को भेजा गया है ये गुड्स, अगर अल्टीमेट कस्टमर को भेजे गए हैं ये गुड्स, तो उस केस में बेसिकली हम इसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। लेकिन किसकी सप्लाई सेल मानेंगे, प्रिंसिपल की, ना कि जॉब वर्कर की। तो जॉब वर्कर विल नॉट बी लायबल टू पे जीएसटी, क्योंकि एक्चुअल सेल कौन कर रहा है, प्रिंसिपल कर रहा है ना, वो तो सिर्फ उसको वहां से अपनी जगह से, अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस से उसको सिर्फ उसकी लोकेशन तक, कस्टमर की लोकेशन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो इस केस में हम क्या मानेंगे, सप्लाई और सेल ऑफ प्रिंसिपल मानेंगे, ना कि जॉब वर्कर। तो इसको हम किसके टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे, प्रिंसिपल के टर्नओवर में ही इंक्लूड करेंगे, जॉब वर्कर के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। जॉब वर्कर के टर्नओवर में सिर्फ जो उसने जॉब वर्क सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो चार्जेस कलेक्ट करे हैं प्रिंसिपल से, जो असेंबली करने के लिए या फिर फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए कॉटन को, इसके लिए जो उसने चार्जेस लिए, सिर्फ उसको हम क्या मानते हैं, जॉब वर्कर के टर्नओवर का पार्ट। बाकी जो ये फर्दर सप्लाई हुई है, इसका जॉब वर्कर से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। तो देखो इन्होंने ये भी रखा है कि अल्टीमेट कस्टमर अगेंस्ट पेमेंट ऑफ टैक्स बाय प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रिंसिपल पे करेगा as applicable for supply regarded as supply by principal and not by job workers, so included in aggregate turnover of principal only। अब ये सप्लाई तो कर देगा, बट किन किन केसेस में डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं, किन किन केसेस में जॉब वर्कर की प्लेस से सप्लाई किया जा सकता है प्रिंसिपल के द्वारा। तो उन्होंने केस बताए कि पहला केस तो है कि अगर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर की जो जगह है, जॉब वर्कर की जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसको अगर खुद का एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर रखा है। तो जीएसटी में देखो कॉन्सेप्ट होता है कि एक पर्सन क्या कर सकता है, जहां से वो मेन एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला है रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम, एक तो उसको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर सकता है, और उसकी जो बाकी ब्रांचेस वगैरह है या कोई और जगह वेयर हाउस गोडाउन वगैरह है, तो उनको वो एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना उसको होता है। तो अगर वो चाहता है कि वो जॉब वर्कर की प्लेस से गुड्स को डायरेक्टली सप्लाई कर दे, तो वो तभी कर सकता है जब या तो वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है प्रिंसिपल की, उसने एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उस जगह को डिक्लेयर कर रखा है। दूसरा केस बन सकता है कि अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड हो। ऐसा बेसिकली गवर्नमेंट कर इसलिए रही है क्या, ताकि गुड्स पर ट्रैक रख सके। और लास्ट केस दे रखा है, अगर कुछ नोटिफाइड गुड्स कमिश्नर बताता है तो उन नोटिफाइड गुड्स के केस में ये अलाउड होगा। तो 3 केसेस में ही डायरेक्टली सप्लाई की जा सकती है जॉब वर्कर के प्लेस से। अब जॉब वर्कर जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, उसका हम वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या ट्रीट करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि आइडियली अगर आप देखो तो प्रिंसिपल ने, ये जॉब वर्कर, कॉटन गई यहाँ से यहाँ पर, और इस कॉटन को इसने फैब्रिक में कन्वर्ट करके इसको पहुंचाया। तो एग्जैक्टली किस वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट करेंगे। तो दे से कि बेसिकली इस पूरे फैब्रिक की वैल्यू को नहीं लेना हमने, क्योंकि फैब्रिक में कॉटन तो किसने सप्लाई की थी, प्रिंसिपल ने दी थी। तो इस पूरी फैब्रिक की वैल्यू को ले लेना विल बी वेरी रॉन्ग। तो जॉब वर्कर जो अपने खुद के चार्जेस लेने वाला है, उसने जो भी अपनी सर्विस दी उसके लिए वो जो चार्जेस लेने वाला है, प्लस उसने जो छोटे मोटे खुद के मटेरियल यूज करे इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, उसको ही हम क्या मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मानेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो इट इंक्लूड सर्विस चार्जेस
and goods and service used in job work if recovered from principal but excludes, क्या क्या exclude, value of molds, dies, jigs, fixtures, tools used supplied by principal to job worker। वो बॉटल के लिए जो मैंने मोल्ड उसको प्रोवाइड करा, उसको मोल्ड प्रोवाइड करा, तो उसकी वैल्यू को हमें दोबारा इंक्लूड नहीं करना वैल्यू ऑफ सप्लाई में। तो इन सबको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, टूल्स, मोल्ड्स, डिस्क, डाइस, फिक्चर्स की वैल्यू को, प्रोवाइडेड देयर कॉस्ट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इनटू जॉब वर्क सर्विस प्राइस। सो बेसिकली देखो, मैंने उसको बॉटल के लिए मोल्ड अपना प्रोवाइड करा। एक तो होता है जॉब वर्कर खुद का मोल्ड लेके आता और फिर उसके बाद वो मेरे को बॉटल बना के देता। अब मैंने कहा कि नहीं, मैं मोल्ड खुद का ही प्रोवाइड करूंगी। सो बेसिकली क्या करेगा, उस मोल्ड की वैल्यू प्राइस में ऑलरेडी एडजस्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी चीज़ को दे रही हूँ, उसको मोल्ड को दे रही हूँ, तो वो कहेगा कि ठीक है, मैं आपसे इस पर्टिकुलर सप्लाई के लिए थोड़ा कम पैसा चार्ज करूँगा। तो वो ऑलरेडी फैक्टर कर दी जाएगी क्योंकि जॉब वर्क की प्राइस में, तो उसका हम फर्दर कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। सो इसको हम बेसिकली एक्सक्लूड कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है कि जॉब वर्कर जो हमारे लिए काम कर रहा है, उस काम के लिए अकाउंट्स मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कीपिंग प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स, ये प्रिंसिपल के ऊपर डाला है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है, बड़ा आदमी है, तो हम प्रिंसिपल को इजीली ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए प्रिंसिपल के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब जो बेसिकली जॉब वर्कर के पास गुड्स जाएंगे, देखो हम इसको सेल तो ट्रीट कर नहीं रहे, तो मतलब हम इसके ऊपर टैक्स इनवॉइस तो बनाएंगे नहीं, तो फिर गवर्नमेंट बेसिकली इस ट्रांजैक्शन को ट्रैक कैसे करेगी? तो उन्होंने कहा कि आपको देखो इनवॉइस नहीं बनाना, जीएसटी वगैरह चार्ज नहीं करना, तो आप क्या करो, एक डिलीवरी चालान बनाओ। क्या बनाओ? डिलीवरी चालान। और डिलीवरी चालान की 3 कॉपी आपको निकालनी है। कितनी? 3 कॉपी। इन 3 कॉपी में से क्या होगा, एक तो प्रिंसिपल खुद के पास रखेगा, बाकी जो 2 कॉपी है वो जाएगी जॉब वर्कर के पास। जॉब वर्कर फिर क्या करेगा, ये जब गुड्स के ऊपर जो भी प्रोसेस परफॉर्म करना था वो होने के बाद एक कॉपी वापस प्रिंसिपल को रिटर्न कर देगा और एक कॉपी अपने पास रख लेगा। इस तरीके से गवर्नमेंट इस ट्रांजैक्शन को क्या करेगी, ट्रैक करेगी। सो दे हैव सेड, एक तो डिलीवरी चालान चाहिए, ट्रिप्लिकेट में चाहिए, 2 कॉपी जॉब वर्कर के पास, 1 कॉपी प्रिंसिपल के पास। और अगर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर ईवे बिल अप्लाई होता है, ईवे बिल हम आगे देखेंगे कि ईवे बिल की क्या लिमिट्स होती है, तो अगर वो उस लिमिट को एक्सीड कर रहा है तो हम बेसिकली उस ट्रांजैक्शन पे आपको ईवे बिल भी बनाना पड़ेगा। और मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि प्रिंसिपल टू जॉब वर्क अगर सप्लाई होती है इंटर स्टेट, क्या इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक स्टेट से दूसरी यूटी में, तो बेसिकली उस केस में जब इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तब ईवे बिल बनाना गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है। सो ईवे बिल मस्ट बी जनरेटेड फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। और एक और चीज ध्यान में रखने वाली है कि जब ये गुड्स रिटर्न करेगा तब इसको ओरिजिनल डिलीवरी चालान ही भेजना पड़ेगा। ये अगेन टैक्स एवेजन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है। तो जब ये वापस गुड्स आएंगे तो उसके पास ओरिजिनल डिलीवरी चालान होना चाहिए। बेसिकली गवर्नमेंट हर चीज को ट्रैक करना चाह रही है, वो ऐसा नहीं चाह रही कि कोई भी लूप होल रह जाए और लोग बैठ के टैक्स एवेजन कर ले, गवर्नमेंट के मजे ले ले। पर उन्होंने एक बात कही कि मान लो मैंने सपोज गुड्स जो भेजे वो 50,000 क्वांटिटी भेजे, जिस पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी, कोई प्रोसेस परफॉर्म करना था, और अब मैं जो वो जॉब वर्कर मुझे गुड्स भेज रहा है ये प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद, वो सपोज पीस मील में भेज रहा है, थोड़ा थोड़ा करके भेज रहा है, ठीक है। सो सपोज पहले उन्होंने मुझे 10,000 भेजे, फिर 20,000 भेजे, फिर 25,000 भेजे, है ना, और फिर लास्ट में 5,000 भेजे। अब इस केस में हमने कॉपी तो 3 ही बनाई थी जब प्रिंसिपल ने इशू किए थे गुड्स, तो प्रिंसिपल ने तो 3 कॉपी भेजी थी, एक उसने खुद के पास रख ली और 2 जॉब वर्कर के पास चली गई। अब जॉब वर्कर के पास 2 ही कॉपीज है, तो एक उसको खुद के पास भी रखनी पड़ेगी फॉर एविडेंस। अब उसके पास 1 कॉपी है, तो इसमें से बेसिकली वो किस कॉपी, किस ट्रांजैक्शन के साथ, किस सप्लाई के साथ, किस ट्रांसफर के साथ वो
डिलीवरी चालान को भेजे, और हमें ओरिजिनल भी भेजना है तो फोटोकॉपी भी नहीं कर सकते। तो इस केस में गवर्नमेंट ने कहा कि कोई बात नहीं, इस केस में आप क्या करो, न्यू डिलीवरी चालान बनाओ। क्या करो, नया डिलीवरी चालान बनाओ हर ट्रांसफर के लिए। तो उन्होंने देखो ये दे रखा है कि अगर पीस मेल क्वांटिटी में है तो फ्रेश डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा आपको हर कंसाइनमेंट के लिए। गुड्स may move between job workers and delivery चालान issued by principal और endorsed चालान by job worker। अब हमने एक और केस देखा था कि प्रिंसिपल क्या कह सकता है कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर 1 को गुड्स भेजे, फिर उसने कहा कि आपने अपना काम कर दिया, अब इसको जॉब वर्कर 2 के पास भेज दो। तो इस केस में डिलीवरी चालान कैसे बनेगा, क्या नया डिलीवरी चालान बनाना है? तो उन्होंने कहा नहीं, आप क्या करो, या तो बनाना चाहो तो नया बना लो, नहीं तो आप ये जो डिलीवरी चालान है ये एंडोर्स कर दो। एंडोर्स बेसिकली क्या होता है, डिलीवरी चालान पे बेसिकली आप लिख कर कह दोगे कि ये एंडोर्स किया जा रहा है जॉब वर्कर 2 को। तो बेसिकली या तो एक नया डिलीवरी चालान इशू कर देगा प्रिंसिपल उस जॉब वर्कर 2 के लिए, या फिर एंडोर्स कर सकता है जॉब वर्कर उस चालान को जॉब वर्कर 2 के नाम पर। अब इन्होंने बताया कि हमने जो केस देखा था कि प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास जो गुड्स जा रहे हैं और सप्लायर डायरेक्टली जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट रखी है कि जो ये सप्लायर इनवॉइस बनाएगा ना, इस पे बायर का नाम तो लिखेगा ये जो प्रिंसिपल है, और गुड्स भेजे किसको जा रहे हैं, तो कंसाइनी वुड बी दिस जॉब वर्कर। तो इसको अपने इनवॉइस में मेंशन करना पड़ेगा, और ये इनवॉइस में मेंशन हो गया। फिर क्योंकि गुड्स प्रिंसिपल के पास से नहीं गए हैं, तो जो डिलीवरी चालान है प्रिंसिपल को सेपरेटली फिर भी इशू करना पड़ेगा। तो एक तो सप्लायर को ये काम करना पड़ेगा, दूसरा प्रिंसिपल को ये काम अलग से करना पड़ेगा। तो फॉर डायरेक्ट सप्लाई टू जॉब वर्कर बाय प्रिंसिपल बाय सप्लायर ऑफ प्रिंसिपल, सप्लायर्स इनवॉइस मेंशन सप्लाई प्रिंसिपल इज बायर एंड जॉब वर्कर इज कंसाइनी, कि गुड्स जा किसको रहे हैं, जॉब वर्कर के पास, बट खरीदने वाला कौन है, प्रिंसिपल, मतलब गुड्स है किसके, प्रिंसिपल के। और प्रिंसिपल को अलग से एक डिलीवरी चालान फिर इशू करके जॉब वर्कर के पास अलग से भेजना पड़ेगा। और इंपोर्ट्स के केस में अगर कस्टम स्टेशन से डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास गुड्स जाते हैं विद बिल ऑफ एंट्री, तो प्रिंसिपल को अगेन डिलीवरी चालान अलग से ही इशू करेगा। तो जब भी गुड्स अलग से सेपरेटली डायरेक्टली किसके पास पहुंच रहे हैं, जॉब वर्कर के पास पहुंच रहे हैं, तो प्रिंसिपल को सेपरेटली डिलीवरी चालान इशू करना ही करना पड़ेगा। देयर इज नो रिलैक्सेशन। और जॉब वर्कर के केस में फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 फाइल करना रहता है बेसिकली प्रिंसिपल को। वो बेसिकली जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, गुड्स उसने भेजे, मूव किए, रिटर्न आए उसके पास एक पर्टिकुलर पीरियड के, उसको बेसिकली गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ता है फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 में। ये फॉर्म जाता कब है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, प्रिंसिपल का टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक का है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, तो एनुअली जाएगी 25 अप्रैल तक, और अगर मोर देन 5 करोड़ है तो फिर हाफ ईयरली जाएगी 25 अक्टूबर और 25 अप्रैल को, 2 बार जाएगी। मतलब बेसिकली लास्ट केस आता है कि अगर वेस्ट और स्क्रैप जनरेट हो रहा है जॉब वर्क एक्टिविटी से वेस्ट और स्क्रैप जनरेट हो रहा है, तो उसके केस में जो वेस्ट और स्क्रैप को आप फर्दर सेल करोगे, उसके केस में जीएसटी कौन पे करेगा? तो गवर्नमेंट सेज अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर पे कर देगा, और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी हमें तो जीएसटी चाहिए, तो प्रिंसिपल को जीएसटी देना पड़ेगा। तो वेस्ट स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग जॉब वर्क कैन बी सप्लाइड बाय जॉब वर्कर सप्लाई कर देगा और जॉब वर्कर जीएसटी पे कर देगा, नहीं तो प्रिंसिपल करके सप्लाई कर देगा और जीएसटी पे कर देगा। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले एक बार ये फटाफट से मैं गो थ्रू भी करवा देती हूँ। देखो इन्होंने क्या लिखा है, ये प्रिंसिपल है, जॉब वर्कर है, इसने गुड्स भेजे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसने वापस रिटर्न करे, टाइम में कर दिए तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगर विद इन टाइम किए तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये गुड्स जब वापस आ गए तो प्रिंसिपल क्या करेगा, इनकी अब फाइनल सेल करेगा। जब प्रिंसिपल फाइनल सेल करेगा तो फिर वो फाइनल अब जीएसटी दे देगा।
और अगर एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट में वैसे भी टैक्स नहीं लगता, तो उस केस में फिर टैक्स नहीं लगेगा। पर जनरल केस में तो टैक्स जब फाइनल सेल होगी तो प्रिंसिपल को टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो जॉब वर्कर की प्लेस है, यहाँ से हम क्या करते हैं, गुड्स कस्टमर को पहुंचा दे, तो ये सप्लाई किसकी मानी जाएगी, प्रिंसिपल की मानी जाएगी। और वही टैक्स कैसे पे होगा, एक्सपोर्ट है तो कोई टैक्स नहीं, और अगर नॉर्मल सप्लाई है तो प्रिंसिपल को टैक्स पे करना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल की हम सेल्स मानेंगे। और अगर विद इन टाइम लिमिट आपने वापस नहीं किया तो ये जो इनिशियल डेट जब आपने गुड्स भेजे थे, यहाँ पर ही हम क्या मान लेंगे, इसको सप्लाई मान लेंगे, और आपको इसी डेट से टैक्स प्लस इंटरेस्ट की आपके ऊपर लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है कि किस किस सर्कमस्टांसेस में प्रिंसिपल डायरेक्टली सप्लाई गुड्स को कर सकता है जॉब वर्कर की प्लेस से विदाउट डिक्लेयरिंग इट एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो तीन ही केस थे, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वाला, नोटिफाइड गुड्स वाला, और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो एडिशनल प्लेस वाला हटा देंगे तो दो ही बचे, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड या फिर गुड्स जो है वो नोटिफाइड है कमिश्नर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इनपुट्स और कैपिटल गुड्स को टाइमली रिसीव नहीं किया तो क्या होगा। अगर टाइमली रिसीव नहीं करते तो उनको डीम सप्लाई मान लेते हैं, पर ये केस किसके लिए नहीं अप्लाई होता, मोल्ड्स और डाइस वगैरह के केस में। सो बेसिकली प्रिंसिपल को उसको सप्लाई मान लेंगे और प्रिंसिपल को टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और फिर जब फाइनली जॉब वर्कर उसको वापस रिटर्न करेगा तो फिर दोबारा सप्लाई मानेंगे। तो फिर अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा तो जॉब वर्कर को टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, प्रिंसिपल की। जॉब वर्कर को हमने थोड़ा रिलैक्सेशन दे रखी है गवर्नमेंट ने। जेनी इंजीनियर्स लिमिटेड हैड अ मोल्ड delivered directly to a job worker from the supplier for making certain precision parts for use in the factory of Jenny Engineers. As per the agreement, the mold was to remain with the job worker as long as the work was being sent to him. After 4 years, a departmental audit team visited the job worker, noticed the mold and traced it to Jenny Engineers. GST was demanded from Jenny Engineers for taking ITC without receiving the mold and furthermore for not bringing the mold back after 3 years of delivery to the job worker. How should they respond to this? तो पहला एलिगेशन तो ये लगाया कि क्योंकि आपके पास गुड्स रिसीव नहीं हुए थे तो आपने आईटीसी कैसे ले लिया, और दूसरा एलिगेशन लगा दिया कि जब आपने प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में इन मोल्ड्स को वापस नहीं किया तो फिर आपने इसको सप्लाई मानकर टैक्स और इंटरेस्ट पे क्यों नहीं किया। तो क्या ये सही है? तो पहला तो ध्यान रखो यहाँ पर क्या दे रखा है, मोल्ड्स। अगर ये कुछ और होता तो हम वो टाइम लिमिट्स वगैरह चेक करते, तो मोल्ड के केस में टाइम लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं होती, तो ये वाला कंटेंशन खत्म। और जो ये कंटेंशन है कि गुड्स आपको रिसीव नहीं हुए और आपने फिर भी आईटीसी क्लेम कर लिया, तो हमने देखा था हम जॉब वर्क के केस में डीम्ड रिसीव मानते हैं, भले ही प्रिंसिपल के पास गुड्स एक बार भी नहीं आए हो तो आईटीसी वो क्लेम कर सकता है। तो ये दोनों ही कंटेंशन जो डिपार्टमेंट की है वो क्या है, गलत है। तो प्रिंसिपल मे टेक आईटीसी, और ये जो लिमिट्स हैं ये बेसिकली किसमें एप्लीकेबल नहीं होती, डज नॉट अप्लाई टू मोल्ड्स। तो यहाँ पर करेक्टली अवेल्ड आईटीसी और कोई वापस लाने की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। नेक्स्ट इज सुदामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, मैन्युफैक्चर प्लास्टिक पाइप्स फॉर अदर सप्लायर्स on job work basis. On 10th April, January, Plasto manufacturer sent plastic worth 4 lakh and molds worth 50,000 free of cost to Sudama Industries Limited to make plastic pipes. Sudama ने खुद का भी कुछ मटेरियल यूज किया वर्थ 1 लाख रुपीज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पाइप्स, और इसने इनवॉइस रेज किया 2 लाख का फॉर जॉब वर्क चार्जेस फॉर मेकिंग पाइप एंड रिटर्न द मैन्युफैक्चर्ड पाइप्स टू डिलीवरी चालान टू प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स ऑन 20th अक्टूबर इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो सेम फाइनेंशियल ईयर में भी काम हो गया। फिर सेम क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक पाइप्स as was made for Plasto manufacturers were made by Sudama Industries Limited from its own material and sold to Solid Pipes for 7.5 lakhs on 20th October. तो पहला क्वेश्चन तो पूछा है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चर of plastic pipes by Sudama Industries for Plasto and for solid pipes.
तो देखो अगर आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखोगे जो प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स के लिए किया गया है, तो इसमें तो प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स ने बेसिकली खुद का प्लास्टिक भेजा था, क्या भेजा था, प्लास्टिक भेजा था, प्लस उसने मोल्ड्स भी भेज दिए थे। और इस प्लास्टिक को यूज करके सुदामा इंडस्ट्रीज ने क्या करे, प्लास्टिक पाइप में उनको कन्वर्ट किया है। यहाँ तो क्या हो गया बेसिकली, जॉब वर्क सर्विस हो गई, क्योंकि किसी और का कोई एक्टिविटी प्रोसेस सुदामा इंडस्ट्रीज ने परफॉर्म किया, किसी और के गुड्स पर उसने बेसिकली काम करके दिया है। तो फर्स्ट केस में तो जॉब वर्क है, पर अगर सेकंड केस देखो, उसने जब खुद के मटेरियल से ही पाइप बनाए तो उसने खुद के अकाउंट पर क्या करी है, मैन्युफैक्चरिंग करी है। तो हैज मैन्युफैक्चर ऑन हिज ओन अकाउंट, और ये क्या है, सेल का ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर प्लास्टिक पाइप की क्या हो रही है, सेल, तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, जबकि जॉब वर्क क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो पहला डिस्टिंग्विश तो ऐसे ही करेंगे हम कि फर्स्ट केस में तो देखो क्या है, जॉब वर्क है, और सेकंड केस में क्या है, सेल ऑफ गुड्स है। Next case है, whether Sudama Industries can use its own material even when it is manufacturing the plastic pipes on job work basis। तो यहाँ देखो इन्होंने लिखा है कि कुछ उसने खुद का मटेरियल भी यूज किया है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मेन चीज क्या है, वो जॉब वर्क सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, साथ में कुछ गुड्स वो यूज कर सकता है, देयर इज नो इशू। तो इसको अभी भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानेंगे, और वो ऐसा कर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो प्रिंसिपल कैन यूज हिज in addition to the goods received from principal, he can use, job worker can use goods for providing service of job work. When sending the plastic and molds to Sudama Industries by plaster manufacturers is a supply and a taxable invoice needs to be issued। तो जो उसने प्लास्टिक प्रोवाइड किया और जो उसने मोल्ड्स दी, क्या वो सप्लाई है, नहीं, इट इज नॉट सप्लाई। लेकिन वो जो टाइम लिमिट है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप बेसिकली आप यही बताओगे, इट इज नॉट सप्लाई अनटिल अनलेस आप टाइम लिमिट को एक्सीड कर जाओ। और ये टाइम लिमिट सिर्फ किसके केस में एप्लीकेबल होगी, जो प्लास्टिक है इसके केस में, मोल्ड्स के केस में तो वैसे भी टाइम लिमिट नहीं लगती। तो इट इज नॉट सप्लाई, और टैक्स इनवॉइस भी इशू करने की कोई नीड नहीं है, तो मतलब आपको जीएसटी नहीं पे करना है इस पर्टिकुलर ट्रांसफर पर। और फिर ये टाइम फ्रेम वाली बात बता दोगे, तो बता दोगे टाइम फ्रेम मोल्ड्स पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको बस बेसिकली एक डिलीवरी चालान इशू करना है प्रिंसिपल को, और कोई टैक्सेबल इनवॉइस इशू करने की नीड नहीं है। लास्ट, वेदर सुदामा इंडस्ट्रीज शुड इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक एंड मोल्ड सप्लाइड बाय प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स इन इट्स जॉब वर्क चार्जेस। तो क्या अलग से नीड है ऐड करने की, सो वी सी कि हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा, उसने अपने जॉब वर्क चार्जेस वाली वैल्यू पर ही बेसिकली टैक्स देना है। तो इसने जॉब वर्क सर्विस दी है, ये जो गुड्स है ये तो किसने प्रोवाइड करे हैं, तो हम इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई का, जॉब वर्कर खुद की वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट क्यों ही बनाएगा, उसने तो सिर्फ सर्विस दी है जॉब वर्क की। सो वी हैव सेड नो पॉइंट ऑफ टाइम जब सुदामा इंडस्ट्रीज इज लाइबल टू पे फॉर दी रॉ मटेरियल एंड देयरफॉर द वैल्यू शुड नॉट बी इंक्लूडेड, the same has to be incurred even though the same has been incurred by plasto manufacturers। तो भले ही इन चार्जेस को हम वैल्यू सप्लाई में जनरली, तो अगर रेसिपेंट कोई भी एक्सपेंस इनकर करता है फॉर दी सप्लाई, उसको हम इंक्लूड करते हैं, पर यहाँ पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर सुदामा इंडस्ट्रीज की लायबिलिटी थी ही नहीं उन रॉ मटेरियल्स को खुद खरीद के लाने की। तो जॉब वर्क का प्रोसेस ही होता है ऐसा कि जब प्रिंसिपल ही पर्टिकुलर गुड्स प्रोवाइड करवाता है, तो इसलिए इस केस में हम उन गुड्स पर टैक्स नहीं लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, इसने स्टील कैबिनेट्स भेजे 50 लाख के अंदर डिलीवरी चालान to a registered job worker for job work on 28 January. The scope of job work included mounting steel cabinets on a metal frame and sending the mounted panels back to Alok Private Limited. The metal frame is to be supplied by Frame Tools. Frame Tools has agreed to a consideration of 5 lakh rupees for the entire mounting activity including the supply of metal frame. फिर वेस्ट भी जनरेट हुआ जिसको उसने
45,000 के लिए सप्लाई कर दिया, फिर उसने वापस भेज दिए कब, ये 3 दिसंबर को। हमें बेसिकली जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है। तो देखो दो ट्रांजैक्शन है, एक तो ये वेस्ट वाला 45,000 वाला, इस 45,000 पे तो कितना जीएसटी लगेगा, 12% की रेट से, तो इट कम्स टू 5400। ठीक है, तो एक तो ये जीएसटी हो गया, प्लस जॉब वर्क सर्विस के लिए टोटल चार्जेस कितने हैं, 5 लाख रुपीज़ के। तो इस जॉब वर्क सर्विस चार्जेस के ऊपर बेसिकली क्या लग जाएगा, जीएसटी। तो ये मेटल फ्रेम वाली रेट कोई काम की है नहीं, और सर्विसेज के लिए 18% का जीएसटी है, तो इट विल बी 90,000 रुपीज़। तो टोटल जीएसटी कितना हुआ, 90,000 प्लस 5400 विच कम्स टू 95,400। तो आपको बेसिकली वही बताना है कि ये सर्विस वगैरह है, मेटल जो स्टील कैबिनेट सप्लाई करे इसको हम वैल्यू सप्लाई का पार्ट मानते नहीं है, तो इसको हमें कंसिडर नहीं करना, और ये आपका इस तरीके से जीएसटी निकल के आ जाएगा। और ये जो वेस्ट वाला जीएसटी ये पे कौन करेगा, आलोक प्राइवेट लिमिटेड नहीं, मैसेस प्रेम टूल्स। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, और रजिस्टर्ड जॉब वर्कर होता है तो ये जो जॉब वर्कर है उसी को वेस्ट पे भी जीएसटी पे करना होता है। तो आप वो वाला प्रोविजन भी यहाँ पे बेसिकली एक्सप्लेन कर दोगे। सो इट कम्स टू 95,400। बेदी मैन्युफैक्चरर्स, a registered person instructs its supplier to send the capital goods directly to Rajesh Enterprises, who is the job worker outside its factory premises, for carrying out certain operations on the goods. गुड्स भेजे उसने 10 अप्रैल को, पर जॉब वर्कर को रिसीव कब हुए, 15 अप्रैल को। तो कौन सी डेट रेलिवेंट होगी टाइम लिमिट के लिए, जब गुड्स रिसीव हुए। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली इस बार जॉब वर्कर के पास गुड्स पहुंचे हैं। carried out the job work but did not return the capital goods to their principal Bedi manufacturers. Discuss whether Bedi manufacturers are eligible to retain ITC availed by them on capital goods. What action the GST is required to be taken by Bedi manufacturers? What would your answer? अगर ये capital goods की जगह क्या होते हैं, जिग्स फिक्चर्स वगैरह होते हैं, और वो रिटर्न नहीं करे होते प्रिंसिपल को, तो कैपिटल गुड्स के केस में वो 3 ईयर प्लस 2 ईयर्स वाली टाइम लिमिट एप्लीकेबल होती है। ये आप लोग बता दोगे, कहाँ से देखेंगे, 15 अप्रैल से देखेंगे। तो मेन आप टाइम लिमिट 3 ईयर को ही मानते हो, तो 3 ईयर्स फ्रॉम दिस 15 अप्रैल विल बी काउंटेड। और अगर 3 ईयर में सप्लाई नहीं किया तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि हम इसको डीम्ड सप्लाई मान लेंगे फ्रॉम दिस डेट। 15 अप्रैल से हम क्या मान लेंगे, डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, तो फिर आपको जीएसटी देना पड़ जाएगा। पर अगर ये जिग्स और फिक्चर्स होते हैं तो उसके केस में टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, तो उसके केस में क्या ट्रीट करते हम, सप्लाई ट्रीट नहीं करते, उसके ऊपर एडिशनल जीएसटी लायबिलिटी नहीं आती। और जहां तक आईटीसी की बात है, तो आईटीसी तो देखो दोनों केस में ही अवेल किया जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गुड्स भले ही बेदी मैन्युफैक्चरर्स को रिसीव नहीं हुआ है, पर अपने ही जॉब वर्कर गुड्स पहुंचाए हैं, हम इसको क्या मानते हैं, डीम रिसीव मानते हैं, और आईटीसी वो आराम से ले सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो आपको बेसिकली यही आंसर में एक्सप्लेन करना है कि ही इज एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी अंडर बोथ द केसेस, और ये लिमिट भी आप यहाँ पे बता दोगे, और नहीं किया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा एप्लीकेबल इंटरेस्ट के साथ में, और ये टाइम लिमिट मोल्ड्स और डाइस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड पर्सन है जो सेंड कर रहे हैं certain category of yarn for processing to job worker in January. The job worker undertakes the processing work on the yarn as per the requirement of Nandishwar manufacturers. During the process, job worker uses his own material also. Processed yarn is sold by Nandishwar Manufacturers Limited directly from the job worker's premises in the month of March. The balance quantity of yarn and waste material is sent back by the job worker to Nandishwar Manufacturers in April. The accountant of job worker is of the opinion that the job worker is using his own material also in the processing. The supply being made by it to Nandishwar manufacturers in the nature of supply of goods as well as services. तो देखो जीएसटी में या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है या सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, और जॉब वर्क के केस में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, उस जॉब वर्क की सर्विस को प्रोवाइड करवाना, तो ये क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस शेड्यूल 2 के तहत। तो हम इसको शेड्यूल 2 में क्या मानते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, क्योंकि प्रीडोमिनेंट क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। तो हम एग्री नहीं करते जॉब वर्कर की ओपिनियन से, क्योंकि ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो दिस इज
job work chapter complete over here. So that's all for today. Let me know if you liked it or not. और आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा. So, Radhe Krishna.